नमस्कार विद्यार्थियों। मैं लेक्चरर केवल शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पीछे थंबनेल में और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम आज एक नई बात शुरू करने वाले हैं, मतलब आज एक नई बात पर चर्चा करेंगे। फादर ऑफ नेशन हमारे कहलाते हैं, राष्ट्रपिता हमारे कहलाते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पर एक क्लास आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। और महात्मा गांधी का अपने देश के इतिहास में क्या रोल है, अपने पढ़ाई में जब हम उनको पढ़ते हैं तो आगे के एग्जाम्स में कितना रोल है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा तीन से लेकर एमए तक, और कंपटीशन एग्जाम चाहे कोई भी दे लें अपन, छोटे से छोटे कंपटीशन एग्जाम से लेकर और बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम में महात्मा गांधी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आज महात्मा गांधी के बारे में जो चर्चा करने वाला हूं वो उनके महात्मा गांधी के जीवन को लेकर है। जीवन पर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का एक सामान्य अध्ययन अपन करने वाले हैं। बात मैं शुरू करूं उससे पहले इस बात से कि महात्मा गांधी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमेशा से जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, कॉलेजेस में पढ़ते थे, तब से लेकर आज तक भी मैं देखता हूं कि आम भारतीय जो है वो महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट करता है। हम युवा जो है वो महात्मा गांधी की आलोचना करते नजर आते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी को पढ़ते नहीं। जिस व्यक्ति के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाली दुनिया शायद यकीन नहीं करेगी कि हार्ड मांस का एक ऐसा इंसान भी कोई धरती पर हुआ था। या फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है नेल्सन मंडेला, उन्होंने जो है वो महात्मा गांधी को एक अपना आदर्श माना, और उनको आदर्श मानते हुए नेल्सन मंडेला ने भी महात्मा गांधी के जितना ही बड़ा काम लगभग किया अपने देश के लिए, इसलिए उन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। एक ऐसा व्यक्ति जिन पर दुनिया भर के लेखकों ने सैकड़ों किताबें लिखी, जो हमारी भारतीय मुद्रा पर है और जिनके बारे में इतनी बड़ी बातें होती है। तो महात्मा गांधी की आलोचना भले ही करें, किसी व्यक्ति की आलोचना हम कर सकते हैं, ये हमें अधिकार है, पर पहले हमें उन्हें जाने जरूर, उनके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के बारे में। तो खैर, गांधी हमें हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और राष्ट्रपिता के बारे में महात्मा गांधी जो है फादर ऑफ नेशन है, तो उनके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। और विशेष रूप से आज की जो क्लास है वो क्लास आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में महात्मा गांधी की जानकारी को लेकर आपकी एक नींव बनाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कंपटीशन एग्जाम के लिए महात्मा गांधी की ये पर्याप्त क्लास है, महात्मा गांधी को जितना पढ़ा जाए वो कम है। पर मैं जब विद्यार्थियों से बात करता हूँ, जब उनसे चर्चा होती है, तो महात्मा गांधी के बारे में सामान्य जानकारी भी उनकी नहीं होती। तो मेरा प्रयास ये है, और विशेष रूप से कक्षा 9 से 12 तक के लिए ये ज्यादा कारगर होगी। और वे कॉलेज के विद्यार्थी जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में जिनको सामान्य जानकारियां नहीं है, फैक्ट नहीं है, उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक बार आप इसे गौर से देखिएगा और एक एक चीज आपको जो है वो आइडिया देगी। तो हम शुरू करते हैं। ये महात्मा गांधी के जीवन पर सीधी सपाट कहानी है, सीधी बातें हैं, मतलब जीवन को लेकर हम सीधे सीधे चलेंगे। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए एक एक टॉपिक पर कई कई क्लासें हो सकती है। तो मैं पहले से स्पष्ट कर दूं, फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये कक्षा 9 से 12 और बिगिनर्स जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज्यादा है, और साथ में आपका कॉन्सेप्ट बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप अभी कंपटीशन की दुनिया में उतरे ही हैं, तो इस क्लास को बहुत गौर से देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो महात्मा गांधी जो है वो एक महात्मा गांधी के जीवन पर सभी महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपके लिए एक मस्ट वॉच क्लास यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको मैं पीडीएफ के जरिए आपके सामने ये प्रस्तुत करने वाला हूँ।
महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है। ठीक है, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। बेसिक इंट्रोडक्शन टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। हम सामान्य इंट्रोडक्शन से कक्षा 9 से 12 मैं इसमें आपके ऐड कर दूं, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए, और विशेष रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भूमिका शायद लंबी हो गई हो, क्योंकि बैकग्राउंड भूमिका बनाए बगैर क्लास शुरू नहीं हो पाती। तो देखो ये, और पूरी जो ये यात्रा है इसको मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं अपन। महात्मा गांधी, ये लो, यही तस्वीर जो है वो सबसे ज्यादा चलती है महात्मा गांधी की, ये लो, ठीक है। भारतीय मुद्रा पर जिस व्यक्ति की तस्वीर हो वो व्यक्ति साधारण तो नहीं हो सकता। हम उनके कार्यों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर हम उनके जीवन के सिद्धांतों से जरूर असहमत नहीं होंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखो गुजरात के थे ये, हम जानते हैं सभी। मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ जन्मे? गुजरात में जन्मे। और गुजरात में हम देखते हैं एक परंपरा है कि व्यक्ति के नाम के साथ पिता का नाम साथ में लगता है। तो मूल रूप से इनका नाम क्या हुआ? मोहनदास, मोहनदास गांधी। करमचंद जो है इनके पिता का नाम है। महात्मा गांधी तो बहुत बाद में बने, शुरू में तो ये मोहनदास गांधी थे, लेकिन इतने विश्व स्तर पर फेमस हुए कि आज अगर पूछा जाए, आज किसी सामान्य छात्र से पूछ लिया जाए, सामान्य व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि मोहनदास गांधी का नाम सुना है? मोहनदास कौन था? असली नाम मोहनदास है, सही नाम मोहनदास है, कोई नहीं जानेगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका मूल नाम है, पूरा नाम है। जन्म हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869। इसके संबंध में एक बात कहना चाहूंगा, क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने कहा हमारे पढ़ाई के अंदर क्यों महत्वपूर्ण है, हमारी तैयारी के अंदर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा देश में, हमारे देश में 2 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं मुख्य रूप से। नेशनल फेस्टिवल जिन्हें कहा जाता है, राष्ट्रीय त्योहार जिन्हें कहा जाता है, राष्ट्रीय पर्व जिन्हें कहा जाता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। हाल के कुछ वर्षों में हमारे देश की सरकार ने ये व्यवस्था की है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के जितनी ही अहमियत गांधी जयंती की है, उसे भी राष्ट्रीय पर्व घोषित किया है। तो हम मान सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी कितने महत्वपूर्ण है। हम चाहे उनसे सहमत हो, असहमत हो, हम उनकी चाहे आलोचना करें, पर हमें उन्हें पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में, परीक्षाओं में, कक्षा 3 से लेकर एमए तक की और आगे ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर इतिहास वगैरह से करते हैं तो, और साथ में कंपटीशन के छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक महात्मा गांधी के बारे में पूछते हैं, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका मूल नाम। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। सब लोगों को ये याद है। हम 2 अक्टूबर 1869 से ही शुरू करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 से महात्मा गांधी की ये जो एक यात्रा, सीधी सीधी यात्रा, मैं आपको इधर उधर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इधर उधर ले जाएंगे, ले जाया जा सकता है। एक एक महात्मा गांधी के एक एक टॉपिक पर, एक एक चीज के ऊपर घंटों की क्लासेज हो सकती है, पर आपको सीधी सी एक जो है वो एक छवि बनानी है। तो जन्म स्थान कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात। और हम जानते हैं निधन इनका कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। 2 अक्टूबर 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक, यानी कितने साल हुआ?
31 साल तो वो हो गए और 48 साल ये हो गए, लगभग 40 और 30 70, और ये 48 और 31 जोड़ दीजिए आप, है ना, तो ये लगभग हो गए आपके कितने, 79 हो गए क्या, इतना इनका जीवन काल रहा। अब आते हैं पिता करमचंद गांधी, बता दिया। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी जी जो थी वो कस्तूरबा गांधी थी, और बापू के नाम से ये लोकप्रिय हुए। पूरे देश भर में, विश्व में इन्हें बापू कहा जाता है, बापू के नाम से लोकप्रिय हुए। ठीक है। साबरमती आश्रम गुजरात की स्थापना इन्होंने 1915 में की। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती का संत कहा जाता है महात्मा गांधी को, साबरमती का संत कहा जाता है। तो ये साबरमती आश्रम जो है इन्होंने 1915 में स्टार्ट किया था। तो हम पढ़ रहे हैं कि 1869 में जन्मे, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ, तस्वीरों के माध्यम से भी समझाएंगे। और 1915 में इन्होंने साबरमती, ये है साबरमती आश्रम गुजरात, तस्वीरों में आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये साबरमती आश्रम गुजरात की पुरानी तस्वीर है, इतिहास से जुड़ी हुई तस्वीर है। देन यानी तब, साबरमती आश्रम गुजरात, देन का मतलब तब, तत्कालीन साबरमती आश्रम गुजरात है। ये एक तरीके से हमारे इतिहास का तीर्थ स्थल हम कह सकते हैं। और अभी वर्तमान में ये ऐसा है, वर्तमान में आधुनिक दौर में हाल में ये ऐसा है। ये इनका चरखा है वहां पर, ये यहाँ पर उनका स्टेचू बना हुआ है, और ये इसको थोड़ा रख रखाव करके और धरोहर घोषित किया गया, ये देश की धरोहर है। तो ये साबरमती आश्रम गुजरात है ना। गांधी जी को साबरमती का संत भी कहा जाता है, ये बात अपन ने कर ली। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये आप साथ में नोट करेंगे। तो नोट करने के लिए अगर आपको बीच बीच में वीडियो पॉज करना पड़े, रोकना पड़े, बीच बीच में मैं स्क्रीन से अपने आप को हटा भी रहा हूं ताकि आप इसको आराम से देख लें। तो गांधी जी को साबरमती का संत कहा जाता है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गोपाल कृष्ण गोखले, देखो ये गांधी जी से अग्रणी, एक हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी व्यक्ति रहे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही कांग्रेस के बड़े नेता थे और गांधी जी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने में, नेतृत्व देने में बड़ी भूमिका थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। बहुत कुछ राजनीतिक गुरु, यानी आगे चलकर जब महात्मा गांधी देश भर के नेता बने और देश भर का नेतृत्व उन्होंने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले की कहीं ना कहीं जो फिलॉसफी थी, सीख थी, वो उनके बहुत काम आई। इसलिए महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जो है कि गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। फिर मैंने कहा हम सीधा 1869 से सीधे सीधे चलेंगे। तो 1869 में जन्मे थे, और जाहिर सी बात है स्कूली शिक्षा की शुरुआती जो दौर होता है, मतलब बचपन का जो दौर होता है, किशोरावस्था तक तो पढ़ाई ही होती है। तो स्कूली शिक्षा इन्होंने कहाँ पूरी की? भारत में पूरी की। स्कूली शिक्षा भारत में पूरी की, और भारत में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्कूल की पढ़ाई जो है, स्कूल लेवल की पढ़ाई इन्होंने पूरी कर ली भारत में। और 4 सितंबर 1888 को गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने, यानी वकालत करने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड चले गए। 4 सितंबर 1888, सन 1888 में। अब देखिए 1869 में जन्मे, तो कितनी आयु रही होगी उस समय? 1869 से 19 साल की आयु रही होगी। 19 साल की उम्र के अंदर वो बैरिस्टर बनने के लिए, वकील की पढ़ाई करने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए, वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, यानी विदेश पढ़ने चले गए। अब कई बार बच्चों के मन में, जो बिल्कुल जिनको कम नॉलेज है महात्मा गांधी को लेकर, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें देखकर, ये तस्वीरों में देखकर लगता है कि महात्मा गांधी शायद बहुत गरीब परिवार से रहे होंगे, निर्धन रहे होंगे उनका परिवार। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति सन 1888 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रहा है, चाहे वो कैसे भी करके जा रहा है, सोचिए, वो व्यक्ति उसका परिवार समृद्ध है। ठीक है, तो 1888 में वो बैरिस्टर, वकील बनने के लिए
इंग्लैंड चले गए। लगभग 3 साल वहां बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के पश्चात 1891 में भारत लौटे। इंग्लैंड से भारत लौटे हैं 1891 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद। वकील बन के आ गए सन 1891 में। 3 साल उन्होंने इंग्लैंड के अंदर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वहां से भारत वापस आए 1891 में। 1888 में गए थे और 1891 में वापस आ गए, है ना। तो वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया, वकालत का कार्य प्रारंभ किया। तो भाई देखो, उस समय देश जो है वो लगभग, देश का बहुत बड़ा हिस्सा या देश जो है वो अंग्रेजों के उसमें था, इस कब्जे में था। अंग्रेजी सरकार का शासन था, ब्रिटिश सरकार का वहां पर शासन था हमारे देश में, और ब्रिटिश सरकार के ही कानून वहां पर लागू होते थे। तो विश्व के जिन जिन भागों में ब्रिटेन का शासन था वहां पर ब्रिटेन के ही कानून लागू होते थे, है ना। इस बात का आगे आपको महत्व पता चलेगा। तो बात सीधी ध्यान रखो, 1891 में वो भारत वापस आ गए। 1869 में जन्मे, 1888 में पढ़ने के लिए कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। पिता का नाम मोहनदास, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और पिता का नाम करमचंद गांधी है। पुतलीबाई माता है, कस्तूरबा पत्नी है। ये देखो, ये वकील बन के आ गए। ये देखो, महात्मा गांधी, MK गांधी अटॉर्नी। ये सारी तस्वीरें, प्रासंगिक तस्वीरें मैंने ली है और इस फाइल में डाली है, इस क्लास के अंदर डाली है, ताकि आपको एक आइडिया हो सके। यू कैन गेट एन आइडिया गांधी के जीवन को लेकर। सारी ये तस्वीरें नेट पे, इंटरनेट पे इधर उधर से एकत्रित की गई है, पढ़ी है, पर इनको समझने के लिए, एक साथ डालने के लिए जब हम देखते हैं, ये देखो, ये है महात्मा गांधी। पता चल रहा है आपको? अब इस स्थिति में बहुत कम बच्चों ने महात्मा गांधी को देखा। महात्मा गांधी ये वकील बन के आए हैं, है ना, कोट वोट पहन के, टोपी वगैरह लगा के। इस स्थिति में किसने देखा है महात्मा गांधी को? हमने तो जो शुरू में सबसे पहली तस्वीर आई वैसी स्थिति में देखा है ना। ये देखो, MK गांधी। चलो थोड़ा सा और क्लियर दिखाते हैं। ये लो, क्या बात है, युवा अवस्था की एकदम यंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नहीं बने हैं तब तक, यहां तक महात्मा गांधी नहीं बने हैं, यहां तक है वो मोहनदास गांधी। समझ रहे हैं बात को? मोहनदास गांधी क्यों? क्योंकि इनका नाम ही मोहनदास है और पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि गुजरात के ये थे और गुजरात के अंदर अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाने की भी एक अच्छी परंपरा है, होना चाहिए। तो ये देखो, देखिए आप, है ना, मोहनदास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वकील बन के कोट पैंट टाई के अंदर, है ना। चलो, तो भाई 1891 में वापस आए, वकील बन गए। और गांधी अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं और हर बहुत जगह ये लिखा होता है कि महात्मा गांधी कोई ज्यादा अच्छे वकील नहीं बने। ज्यादा अच्छे से तात्पर्य कि नए नए वकील बन के आए थे, कानून की इतनी जानकारी नहीं थी। वकील को क्या चाहिए? वकील को चाहिए मुकदमे मिले, तभी तो उसकी आजीविका चलेगी। और मुकदमे किसको मिलेंगे? मुकदमे, वकील का काम मुकदमे लड़ना है, और मुकदमे किसको मिलेंगे? जिसको वकालत बहुत ज्यादा अच्छे से आती हो, जो फेमस वकील हो। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं फेमस वकील करूं मेरे मुकदमे में, ताकि मेरे को मुकदमा जितवा सके, केस में मेरे पक्ष में फैसला ला सके। तो महात्मा गांधी तो नए नए वकील बनकर आए थे, तो उनका काम भारत में ज्यादा अच्छा, वकालत का कार्य ज्यादा अच्छा चला नहीं। तो 1893 में गांधी जी एक कानूनी केस लड़ने के लिए, एक मुकदमा लड़ने के लिए वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का नक्शा आप देखेंगे, विश्व का मानचित्र देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर नीचे ही नीचे दक्षिणी भाग में एक देश है, दक्षिण अफ्रीका। जोहानसबर्ग जिसकी राजधानी है और जिसके प्रसिद्ध व्यक्ति आज तक के अगर हम कहें तो नेल्सन मंडेला हुए हैं, है ना, जो अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे और जिन्होंने महात्मा गांधी को फॉलो किया। खुद नेल्सन मंडेला लगभग 28 सालों तक जेल में रहे थे, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की। तो वो लड़ने के लिए गए अफ्रीका। अब ये सवाल उठ सकता है कि अफ्रीका क्यों गए? तो मैंने बता दिया कि भारत के अंदर वो ज्यादा अच्छे वकील नहीं बने। अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था कुछ हिस्सों पर, और वहां पर भी जो है वो ब्रिटिश कानून लागू होते थे। तो वो मोहनदास करमचंद गांधी 24 मई 1893 को, देखो 1893 में गांधी जी एक कानूनी केस लड़ने के लिए वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए।
ठीक है, 1869 से चले थे हम, 1893 में आ गए हैं। 24 मई 1893 को दादा अब्दुल्ला झावेरी के कानूनी मामले में शामिल होने के लिए, दादा अब्दुल्ला झावेरी की वहां कोई फर्म थी, कंपनी थी, व्यापार था, और वहां पर कोई कानूनी मसला हो गया था, कानूनी लफड़ा हो गया था, और वो मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं मिल रहा था। लेकिन महात्मा गांधी को जब यह अवसर मिला तो उन्होंने उस केस को लड़ना स्वीकार किया, और वो केस लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला झावेरी के कानूनी मामले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। अब विडंबना देखिए, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी थी, उसका केस लड़ने गए थे, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी थी। अब विडंबना देखिए कि गांधी जी लड़ने तो एक केस गए थे, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो वहीं स्थापित हो गए, वहीं रहने लगे, वहां वकालत का कार्य शुरू कर दिया। कितने साल रहे वहां पर देखो, 1893 से 1915 तक, ये महत्वपूर्ण है, 1893 से 1915 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां वकालत का कार्य किया। कितने साल, लगभग 15 और 7, 22 साल महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। अपने जीवन के 22 साल जो है वहां काम किया, दक्षिण अफ्रीका में काम किया। एक केस लड़ने गए थे, पर वहां कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके बारे में आप गांधी जी के अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, हम सीधे सीधे चलेंगे। तो सीधी सी बात है कि 1893 से 1915 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत नहीं आते थे, पर वो काम वहां करते थे, बीच बीच में आते रहते थे, पर काम वहां करते थे। क्या काम करते थे, वकालत का काम करते थे। वहां मुख्य काम क्या हुआ देखो, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में, 1893 से 1915 तक। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने नस्लीय भेदभाव, भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। वहां एक तो था नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेजी में कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। चलो खैर कोई बात नहीं। नस्लीय भेदभाव का मतलब नस्ल के आधार पर भेदभाव। वहां दो नस्ल मुख्य रूप से, श्वेत और अश्वेत, जो लंबा चला अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। 1994 में जाके वहां पर नस्लीय भेदभाव खत्म हुआ कानूनन रूप से, हमारे देश के आजाद होने के काफी वर्षों बाद। लेकिन वहां हो रहा था नस्लीय भेदभाव। अपार्थाइड कहते हैं इस प्रथा को, इस प्रथा को अपार्थाइड कहते हैं। अपार्थाइड अंग्रेजी का शब्द है, पूछ लेते हैं कई बार। नस्लीय भेदभाव, और वहां भारतीय भी खूब थे, तो भारतीयों के साथ वहां बड़ा भेदभाव करते थे यूरोपियन लोग, उसके उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उनके विरुद्ध सत्याग्रह किया। किसने, महात्मा गांधी ने। अरे यार, तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सबसे पहला जो किया था संघर्ष, वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसको करना रे, क्या हुआ, ये ऑन करना, बीच में देखो टेक्निकल दिक्कतें आती है। ओपन नहीं हो रही, देखो। खैर, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। ये कोई टेक्निकल दिक्कत है, टू एट दिस होम स्क्रीन, कैंसिल करते हैं इसको ना, नॉट लिमिटेड, ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने वहां पर भारतीयों के साथ जो नस्लीय भेदभाव हो रहा था वहां उन्होंने संघर्ष किया और आवाज उठाई। ठीक है, 1893 से लेकर 1915 तक। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया, ये बहुत बार पूछा जाता है।
नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया था? ये एक संगठन है, वहां पर बनाया उन्होंने। नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो 2-3 काम वहां पर हो गए। ये देखो, ये सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। देखो थोड़ा सा इसको मैं देखता हूं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये देखो MK गांधी। ये साउथ अफ्रीका के कुछ जगहों के नक्शे के अंदर नाम दिए। जोहानसबर्ग ये राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, है ना। और ये देखो, ये ट्रांसविल, प्रिटोरिया, ट्रांसविल, ये इन सब जगहों पर गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। और पहली बार उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग और भूख हड़ताल आदि का प्रयोग, सत्याग्रह का प्रयोग अगर अपने जीवन में पहली बार किया तो वहां दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने कई छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त वहां पर की। तो चलते हैं आगे। ये देखो सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ये देखो, ये है एक जगह उन्हें ट्रेन से भी फेंक दिया गया था। वो क्या होता था कि जैसे ट्रेन के अंदर भारतीयों के साथ या जो एशियन लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास डब्बे में, रिजर्वेशन क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। तो उन्होंने टिकट वगैरह कटाई और वो बैठ गए। ये पूरा एक किस्सा है, आप पढ़िएगा, है ना। वहां पर फेंक दिया गया था उनको, चलती ट्रेन में फेंक दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। और वहां उन्होंने आवाज उठाई थी। तो देखो, ये इन द विसिनिटी ऑफ दिस प्लेस, यानी इस क्षेत्र के आसपास में एक जगह है, वहां पर ये स्मारक और बना हुआ है। MK गांधी वॉज एविक्टेड फ्रॉम ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑन द नाइट ऑफ 7 जून 1893। ये देखो 7 जून 1893 की घटना है। दिस इंसिडेंट चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। यहां इसी घटना से ही उनका जीवन बदल गया। ये वहां पर स्मारक बना है। वहां उनके साथ भेदभाव हुआ था, उन्होंने ट्रेन से हटा दिया गया था, यानी उस डब्बे में से हटा दिया गया था। तो इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया गया। द फाइट अगेंस्ट रेशियल ऑपरेशन, फाइट यानी लड़ाई, रेशियल ऑपरेशन, रेशियल ऑपरेशन का मतलब जातिगत भेदभाव, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। और हिज एक्टिव नॉन वायलेंस स्टार्टेड फ्रॉम द डेट। उस स्थान, उस दिन से उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जब उन्हें पीटर मारिसबर्ग नामक जगह थी, पीटर मारिसबर्ग करके एक जगह थी, वहां पर अफ्रीका के अंदर उन्हें ट्रेन से फेंका था। तो ये वो अफ्रीका के अंदर बना हुआ है ये स्मारक, ये उसकी फोटो है। ठीक है, चलते हैं आगे। 9 जनवरी 1915 को गांधी कहां आ जाते हैं भाई? 1893 में से लेकर 9 जनवरी 1915 तक वो रहे अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए फिर वो यहां बस गए। और इसलिए 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कब आए थे स्थायी रूप से अफ्रीका से। ये देखो, टुडे इन, ये 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। ठीक है, गांधी रिटर्न्स टू इंडिया, गांधी भारत लौटे। ये गांधी जी है और कस्तूरबाई है। After spending 21 years in South Africa, महात्मा गांधी moves back to India. 21 साल अफ्रीका में बिताने के बाद गांधी वापस भारत लौटे। ये वो है तस्वीर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां देखो, अब इंडिया में आ गए 1915 में। तब तक गांधी की देश भर में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, पहली बार महात्मा गांधी ने 1916 के, यहां पर बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, 1893 में गए थे अफ्रीका, 15 तक वहां रहे और वहां से वापस आ गए। और अब यहां इंडिया में आ गए हैं वो। और इन्होंने 1916 में आके, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, तो कांग्रेस के बारे में भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। अधिवेशन यानी सम्मेलन वगैरह, जो कांग्रेस के देश भर के प्रतिनिधि हर साल जुटते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे और आगामी रणनीति पर चर्चा करते थे, पूरे साल की, एक अध्यक्ष भी बनाते थे। तो ये 1916 में हर वर्ष ये क्या है, कांग्रेस के अधिवेशन जो है वो अलग अलग शहर में होते थे। तो 1916 का अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था? वो लखनऊ हुआ था। ठीक है, लखनऊ में। यहां पर गांधी ने भाग लिया 1916 के
कांग्रेस के लखनऊ वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन ऐतिहासिक था। क्यों ऐतिहासिक था? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग एक पार्टी थी और कांग्रेस जो पार्टी थी उसके बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस के दो धड़े बने हुए थे, नरम दल और गरम दल, उनके बीच भी समझौता हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? अंबिका चरण मजूमदार। मैंने कहा ना, हर साल हर अधिवेशन में एक नया अध्यक्ष कांग्रेस का चुना जाता था। तो 1916 का लखनऊ का अधिवेशन था, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में था। नरम दल गरम दल में समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हुआ था। और इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने गए थे अफ्रीका से 1915 में भारत लौटने के बाद। दिसंबर में होते थे ये, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना दिसंबर में हुई थी। कांग्रेस के अधिवेशन लगातार एक पूरा अधिवेशनों का पूरा इतिहास है जिसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा जानो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक व्यक्ति ने की थी। एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर, मैंने कहा ना 28 दिसंबर 1885 में की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष, देखो यहां सीधे प्रश्न बन रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। पहले किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम ने। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। मोटे तौर पर ये देखो, कांग्रेस क्या थी? आमतौर पे बच्चों को समझ नहीं आता भाई कांग्रेस चीज क्या थी। तो शुरू में एक आइडिया बनाने के लिए, बाकी अवधारणाएं और आइडियाज तो आप जैसे जैसे आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो बनेंगे, लेकिन शुरू के बच्चों के लिए आइडिया बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि मोटे तौर पर ये शुरुआत में ब्रिटिश सरकार और आम जनता के मध्य एक तरह से कड़ी का काम करती थी। भाई भारत में शासन किसका था? भारत में शासन अंग्रेजों का था, ब्रिटेन का था, और आम जनता में असंतोष फैलता था। तो अंग्रेजों ने ही एक तरीके से देखा जाए तो इसको स्थापित करवाई थी एओ ह्यूम ने, क्योंकि आम जनता का असंतोष ना बढ़े। आम जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच में कड़ी का काम कौन करे? कांग्रेस करे। आम जनता के असंतोष को सरकार तक पहुंचाए और सरकार के कुछ संदेश जो आम जनता तक पहुंचाने का काम करे। इस प्रकार से एक कड़ी का काम शुरू में ये किया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं था। बाद में आगे चलकर तो ये कांग्रेस जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए स्थापित की थी, अपने फायदे के लिए स्थापित की थी, वो उनके गले की हड्डी बन गई। और कांग्रेस का भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में बड़ा रोल है। तो आगे चलकर कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग हर साल, मैंने बताया दिसंबर के महीने में क्या होते थे? वार्षिक अधिवेशन होते थे। लगभग हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग हर साल दिसंबर के महीने में वार्षिक अधिवेशन होते थे। ठीक है। वार्षिक अधिवेशन से तात्पर्य भाई साल देश भर के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो एक जगह इकट्ठा होते थे और एक नया अध्यक्ष चुना जाता था। हर साल एक नया अध्यक्ष चुनते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना एक लंबा इतिहास है और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में धुरी की भूमिका है। ये मैंने बता दिया आपको कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी एक लंबा इतिहास है। कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में प्राय पूछा जाता है। खूब सारे अधिवेशन हुए हैं सन 1885 से, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष से लेकर, है ना। तो हम गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस को बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस वहां एक बड़ा मंच थी। जब गांधी भारत आए तो कांग्रेस से ही एक बड़ा ऐसा संगठन था जिससे जुड़कर वो कुछ कर सकते थे। तो वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चले गए और वहां से मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। 9 जनवरी 1915 को आए थे ना। तो शुरू में गांधी जी ने 3 छोटे छोटे आंदोलन किए भारत के अंदर। पहला उनका आंदोलन था चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है और कक्षा 12 में तो इसका एक शुरुआत का एक लेसन भी है। ठीक है। तो चंपारण किसान आंदोलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन से चंपारण के वहां जब ये थे ना लखनऊ में जो अधिवेशन चल रहा था 1916 का, देश भर के प्रतिनिधि आए हुए थे कांग्रेस के। तो वहां एक किसान आया। कौन आया? देखो, वहां एक किसान आया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। ठीक है। राजकुमार शुक्ला जो है वो आया भाई
उसके बुलावे पर नील के बंटाईदार किसानों, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स कहा जाता है। चंपारण के अंदर नील की खेती की जाती थी, वहां खेती बंटाईदार पे सिस्टम पे होती थी। तीन पार्टियां थी इसमें, किसान जो खेती कर रहा है, जमींदार जो लगान वसूल करते हैं, और ब्रिटिश सरकार। ये तीन पक्ष थे। तीन पक्ष नील की खेती किसानों को वो मजबूर करते थे। पूरा लेसन है कक्षा 12 के अंदर, और वो एक किसान आंदोलन हुआ था। इसको तिनकटिया पद्धति कहा जाता है। तो भाई चंपारण किसान आंदोलन कैसे हुआ? राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान थे जो स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं। उनके बुलावे पर नील के बंटाईदार किसानों यानी की मदद करने के लिए चंपारण, वर्तमान में बिहार है, वहां गए। ये इनका पहला आंदोलन, ठीक है, तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। इसे तिनकटिया पद्धति कहे जाते हैं। 1917 का चंपारण आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। 1917 का चंपारण आंदोलन गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था। किसके बुलावे पर गए थे? राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गए थे। क्या था? तिनकटिया पद्धति। नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे किसानों को अंग्रेज और जमींदार, लैंडलॉर्ड्स। और किसान चाहते थे नील की खेती बंद करना। वहां उनको लेकर, इस बात को लेकर विवाद हुआ था, और उस विवाद को लेकर राजकुमार शुक्ला जो किसान थे वो बुला के ले गए महात्मा गांधी को। कहां पर? चंपारण। और वहां उन्होंने पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन चंपारण किया, और सफलतापूर्वक किया पहला आंदोलन। वहां सफलता हासिल की, नील की खेती को बंद करवाने में कामयाब रहे। कौन? महात्मा गांधी। तो ये चंपारण आंदोलन ही वह आंदोलन था जिसकी वजह से, और गांधी जी अपने जीवनीकार है, गांधी जी के ऊपर एक किताब लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी को लेकर महात्मा, द लाइफ ऑफ गांधी जी पर खूब सारी किताबें लिखी गई है, लेकिन कई किताबें ज्यादा चर्चित है और विश्व स्तर पर ज्यादा मानी जाती है। तो वो एक लुइस फिशर नाम के व्यक्ति है जो इंडिया के नहीं है, विदेशी है। लुइस फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक लिखी है। उसमें बताते हैं गांधी जी कि चंपारण किसान आंदोलन से शायद मैं नया जुड़ता या चंपारण जाता ही नहीं, तो हो सकता है मैं जो है वो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ता ही नहीं। तो चंपारण किसान आंदोलन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, विशेष आंदोलन है। मतलब तो चंपारण आंदोलन ही वह आंदोलन था जिसकी वजह से गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने का फैसला किया, और बाद में गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी वो जुड़ गए। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1917, ठीक है, 1917। 1915 में आए हैं, 16 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, 17 ये आंदोलन, 17-18, 17 भी, ठीक है। ये था राजकुमार शुक्ला, ये राजकुमार शुक्ला है जिसके बुलावे के ऊपर वो गए थे वहां पर। कहां पर? चंपारण, ठीक है। माइक भी मुझे देखना पड़ता है कि आवाज बीच में कट ना हो जाए, रिकॉर्ड कहीं ऐसा ना। राजकुमार शुक्ला 1875-1929, ठीक है। ये वो व्यक्ति थे जिसके बुलावे पर वो गए थे। तस्वीरों के माध्यम से आपको चीजें याद रहेगी। ये लो भाई, ये चंपारण किसान आंदोलन की कुछ प्रतीकात्मक से जुड़ी के संबंध में के जैसी प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, इंटरनेट से लिए। ये चंपारण किसान आंदोलन को लेकर, ये गांधी जी है, ये राजकुमार शुक्ला है शायद, देख लो। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, दूसरा आंदोलन कौन सा है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ? 1918, 1918। 1917 चंपारण। तीन छोटे छोटे आंदोलन है शुरू में, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। तो दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। इस ये लो, ये अहमदाबाद मिल मजदूर की कुछ प्रतीकात्मक तस्वीरें देख लो आप। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। ये अहमदाबाद गुजरात में मिल मजदूर आंदोलन को नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया। वहां पर कुछ मांगे थी, मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। मैंने कहा महात्मा गांधी पर अनेकों क्लासेस हो सकती है, अकेले एक एक आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर पे अकेले पे 2 घंटे की क्लास हो सकती है, चंपारण सत्याग्रह पर अलग अकेले पर 2-2.5 घंटे की क्लास हो सकती है। हमें खाली ये जानना है। तो 1917 चंपारण आंदोलन, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में ही है, ये भी 1918 में ही है। खेड़ा नामक जगह, खेड़ा एक जगह है, खेड़ा एक जगह का नाम है। कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में चल रहे आंदोलन में किसानों की मदद, ये चल रहा था आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात। क्या था कि खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। अंग्रेज सरकार की कर वसूली को, टैक्स को लेकर ये सत्याग्रह था, और टैक्स को लेकर विवाद था जिसके ऊपर महात्मा गांधी यानी
तब तक भी वो महात्मा गांधी नहीं बने। महात्मा किसने कहा था ये भी बताएंगे, ठीक है। तो विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन था। तो पहला भाई चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918। इस खेड़ा सत्याग्रह को क्या कहते हैं? इसे कर नहीं आंदोलन भी कहते हैं। ये खेड़ा सत्याग्रह की तस्वीर है। इसे कर नहीं आंदोलन भी कहते हैं। कर नहीं आंदोलन, ये खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लो तस्वीर आनंद से, आराम से देख लो। फिर चलते हैं आगे। गांधी को जिन दो सिद्धांतों ने विश्व में प्रसिद्धि दिलाई वो कौन से थे? दुनिया जानती है, बच्चों को मालूम होना चाहिए। दो सिद्धांत हैं उनके। गांधी को जिन दो सिद्धांतों ने विश्व में प्रसिद्धि दिलाई, आज दुनिया जिन सिद्धांतों को मानती है वो है ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, इसका प्रयोग उन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया, फिर भारत में चंपारण से ये यात्रा शुरू हुई। अहमदाबाद चंपारण 17-1900, अहमदाबाद 1918 और खेड़ा भी 1918। ये देखो, ये नॉन वायलेंस को लेकर एक रेखा चित्र है। ये गांधी की वो तस्वीर है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ये दुनिया को हमारे देश की देन है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह किसे कहते हैं भाई? सत्याग्रह क्या है? भूख हड़ताल होती है सत्याग्रह में, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक उनके आंदोलनों का प्रमुख साधन था। गांधी ने कहा, आंदोलन का एक अलग तरीका बताया। आज भी हम देखते हैं कि जब आंदोलन करते हैं तो धरने प्रदर्शन हड़ताल करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं। गांधी ने कहा नहीं, आंदोलन करते हैं तो खुद को तकलीफ दो, खुद भूखे रहो, भूख हड़ताल करो। इसलिए उन्होंने इसको कहते हैं भूख हड़ताल यानी सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन, ये देखो पहले तीन हो गए, चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 और खेड़ा 1918। उसके बाद हुआ खिलाफत आंदोलन। इसमें भी गांधी की बड़ी भूमिका थी। कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1919-1920। क्या था ये? भारतीय मुसलमान दो थे, मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया था। मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में। क्यों चलाया गया था खिलाफत आंदोलन? ये विशेष रूप से इस्लाम धर्म को लेकर था, मुसलमानों ने चलाया था। तुर्की के खलीफा, इस्लाम धर्म का जो खलीफा था वो तुर्की में बैठता था। तुर्की यूरोप और एशिया, आप नक्शा देखेंगे तो एक देश है तुर्की, टर्की कहते हैं वैसे, द्वारा तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों द्वारा हटाने। अब तुर्की का खलीफा जो है उसको अंग्रेजों ने हटा दिया, तो मुसलमान पूरे विश्व भर के नाराज हुए उनसे। तो उसको लेकर भारतीय मुसलमानों ने भी आंदोलन चलाया। और भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने नहीं किया है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने यहाँ एक इसको कहा कि भाई हिंदुओं को भी इस खिलाफत आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का बहुत बढ़िया अवसर है। तो भारतीय मुसलमानों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में द्वारा तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों द्वारा हटाने के विरोध में यह आंदोलन किया, जिसमें गांधी ने भी सहयोग प्रदान किया। बात आ गई, क्योंकि यह हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट, गांधी जी ने क्या कहा कि एकजुट करने और ऐसे जन आंदोलनों में मुस्लिम भागीदारी को भी शामिल करें, वो एक सुनहरा अवसर है। ऐसे आंदोलनों में मुस्लिम भागीदारी को भी शामिल करने का एक सुनहरा अवसर है मुसलमानों और हिंदुओं की, क्योंकि अंग्रेज सरकार फूट डालो और राज करो की नीति पे चलती थी। तो उन्होंने धार्मिक रूप से फूट डालने का काम भी किया था। लेकिन गांधी जो ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि खिलाफत आंदोलन है मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा जो चलाया जा रहा है 1919-20 में, तो इसमें उन्होंने ये देखो गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, देख लें आप। तो खिलाफत आंदोलन हो गया, ठीक है। अहमदाबाद हो, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, खिलाफत हो गया। अब महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है असहयोग आंदोलन। शुरुआत का बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन सन 1920। पूरा लंबा, ये इसकी पूरी क्लासें हो सकती है, आपको आगे चलकर पूरा इतिहास इस असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। मैं आपको खाली परिचित करवा रहा हूं, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। देखो 1920 में हुआ था। कब हुआ? 1920 में। क्यों हुआ? ब्रिटिश सरकार के क्रूरतापूर्ण कार्य एवं अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे अन्यायपूर्ण कानून। एक तो भाई ब्रिटिश सरकार जो थी
उनके निर्दयतापूर्ण कार्य चल रहे थे। कानून जो है थोप रहे थे हमारे देश के लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर बिना काम ही तरह तरह के कानून थोप रहे, जैसे रोलैक्ट एक्ट हो गया, पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर का जो है, वहां पर जनरल डायर ने जो गोलियां दागी, रोलेट एक्ट के विरोध में वहां प्रदर्शन हो रहा था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई। और स्वराज की मांग, स्वराज यानी खुद का राज, स्वराज की मांग करते हुए गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया देशव्यापी अहिंसक आंदोलन, देशव्यापी पूरे देश भर में फैलने वाला अहिंसक आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, पूरा जानिए आप इतिहास में। तो ये असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कारण इसके मुख्य रूप से बता दिए आपको, रोलेट एक्ट वगैरह कानून थे, निर्दयतापूर्ण व्यवहार था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया था। ठीक है, तो इसको लेकर है ना, ये देशव्यापी पूरे देश भर में चला, खूब सारे हुए। इसमें क्या हुआ देखो, असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया गया था। भाई विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करें, देश की स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। ये 1920 में चला है। ठीक है, असहयोग आंदोलन की ये एक तस्वीर है, देखो ये असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी बैठे हैं, ये गांधी जी बैठे हैं, ये देखो, और ये असहयोग आंदोलन, भूख हड़ताल है। असहयोग आंदोलन देश भर में चला। अब क्या हुआ, देश भर में असहयोग आंदोलन चला और बड़ा लोकप्रिय हुआ। अंग्रेजों के एक तरीके से पांव कांपने लगे, हालत खराब जब होती दिखी, तो एक दुर्घटना हुई। और दुर्घटना ये हुई कि चोरा चोरी नामक एक जगह है, चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहां पर एक पुलिस थाने में भीड़ ने आग लगा दी और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए। तो अहिंसा से हिंसा में बदल गया ये। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, रोक दिया, स्थगित कर दिया। देखो पूछा जाता है बहुत बार, चोरा चोरी कांड कहते हैं। असहयोग आंदोलन देश भर में लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश सरकार का विरोध बड़े पैमाने पर बढ़ता चला गया, ब्रिटिश सरकार का विरोध पूरे देश भर में फैलने लग गया, परंतु धीरे धीरे आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। अब आंदोलन क्या हुआ, हिंसक होने लग गया। और उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह भाई, चोरा चोरी, कब की बात है, 5 फरवरी 1922। देखो 2 साल तक चला है, 20 में शुरू हुआ है, 1920 में, और 1922 में 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने ब्रिटिश सरकार के एक थाने में, थाने किसके थे, थाने तो ब्रिटिश सरकार के थे ना, सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की थी, तो वहां पर थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब यार गांधी जी जैसा व्यक्ति जो अहिंसा को महत्व देता है, जो एक थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देता है, 22 पुलिसकर्मी जब मारे गए तो गांधी जी बुरी तरह से इस घटना से क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। उस समय जब ये चरम पर था, जब अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी, उस समय उन्होंने इसको रोक दिया। इसको रोकने से, हालांकि रोक तो दिया, उन्होंने कहा भाई देखो ये हिंसा मुझे बर्दाश्त नहीं है, आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर ये इन्होंने रोक दिया। और रोकने से क्या हुआ कि बहुत लोग इनसे नाराज हुए, सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो थे वो भी नाराज हुए, और क्रांतिकारी जितने जो थे शुरू में, भगत सिंह वगैरह, जो उस समय भगत सिंह आयु हालांकि छोटी थी, पर वो गांधी के फॉलोवर थे शुरू में धीरे धीरे, और जो क्रांतिकारी थे बहुत सारे लोग नाराज हुए। इससे बारे में आप पढ़ेंगे, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, यहां मैं नहीं लूंगा चीजें। ये देखो, ये चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश के थाने में आग लगाई एक में, 22 पुलिसकर्मी मारे गए, ब्रिटिश थाना था। ये देखो चोरा चोरी कांड, ये लो, ये चोरा चोरी कांड पर एक पेंटिंग है, देखो, ठीक है, चोरा चोरी इंसिडेंट लिखा हुआ है ना, चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, ये लो, चोरा चोरी, चोरी चोरा इंसिडेंट, ये लो। तो आपको तस्वीरों से कुछ आनंद आ रहा होगा, बताइएगा मुझे, क्या कुछ तस्वीरों से आपको फर्क पड़ता है। असहयोग आंदोलन के पश्चात गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, जाहिर सी बात है, इधर उन्होंने रोका और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, तो 2 साल जेल में रहे वो।
2 साल तक जेल में रहे, हालांकि सजा 6 साल की हुई थी पर बाद में रिहा कर दिया था बीच में। ये देखो 18 मार्च 1922 महात्मा गांधी वाज सेंटेंस्ड टू 6 ईयर इन प्रिजन फॉर सिविल डिसोबीडियंस। 6 साल तक के लिए। 5 फरवरी 1922 की घटना है, 12 फरवरी को उन्होंने वापस लिया आंदोलन और 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया। 6 साल की सजा हुई, ये जेल जा रहे हैं, है ना। लेकिन बाद में रिहा कर दिया था उनको, देखो ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो ये लो, ये जेल से रिहा हो रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं ना, देख लो। तो ये आपको बेसिक्स आपके दिमाग में एक टाइमलाइन बन जाए, ठीक है। ये लो, ये कुछ तस्वीरें और देखिए आप सीधे, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से चीजें समझ आती है। ये एक तस्वीर है, देखो कितनी ऐतिहासिक तस्वीर है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। कितनी गहन गूढ़ चर्चा चल रही होगी। खैर अब देखो आगे चलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सन 1924 मैंने बताया था कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे और हर साल अलग अलग जगह पर होते थे और हर साल एक नया अध्यक्ष चुना जाता था। चाहे अध्यक्ष रिपीट हो जाए पर चुनाव चुना जाता था, चुना मतलब चर्चा से। तो बेलगाम एक जगह है कर्नाटक में, बेलगाम अधिवेशन हुआ था सन 1924 में। कांग्रेस के 1924 के यानी महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने सन 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में महात्मा गांधी क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक ही बार अध्यक्ष रहे थे वो कांग्रेस के, ठीक है। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब? सन 1924 में। कहां पर बने थे? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है, ठीक है। ये लो भाई, ठीक है, ये मान लो बेलगांव अधिवेशन की तस्वीरें मान लो। फिर चलते हैं आगे। फिर दूसरा, मतलब जैसे 3 तो छोटे आंदोलन हो गए, फिर खिलाफत आंदोलन हो गया और फिर हो गया असहयोग आंदोलन। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। इसमें दांडी यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है दांडी यात्रा क्या था। ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन पे टैक्स लगा दिया। भाई नमक जैसी आधारभूत चीज है, सामान्य चीज है, और नमक आज भी सस्ता ही है सबसे खाने पीने की वस्तुओं में, उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो उस पर टैक्स लगा दिया तो देखो दांडी यात्रा की इन्होंने। ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन पर भारी कर लगा दिया, बहुत ज्यादा कर, जिसके विरोध में तो नमक उत्पादन का जो कर लगाया गया उसका विरोध हुआ बुरी तरह से। और उसका विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930, ये तारीख वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 लोगों को साथ लिया और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, वहां से 78 लोगों के साथ 12 मार्च 1930 के दिन नमक कानून के विरुद्ध, नमक कानून तोड़ने के लिए कि भाई नमक उत्पादन करेंगे तो बहुत भारी टैक्स लगेगा। भारतीयों ने कहा और गांधी जी ने कहा टैक्स नहीं देंगे नमक पर। तो उस नमक उत्पादन का टैक्स को मतलब कर जो है उसके विरोध में 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी, दांडी कहां है? अरब सागर पर स्थित एक शहर है, तटीय शहर है, समुद्री किनारे पर स्थिर शहर है, ठीक है। वहां तक ये पैदल यात्रा शुरू कर दी, पैदल यात्रा शुरू की, 78 के साथ शुरू की, लोग जुड़ते चले गए। और इस यात्रा में कितने दिन लगे भाई? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी और ये देखो 241 मील लंबी यात्रा, 241 मील, यानी किलोमीटर में जोड़ के देख लो आप, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है 1 मील में। तो ये देखो, ये दांडी यात्रा की तस्वीर है, क्या बात है। 12 मार्च 1900 दांडी यात्रा कहां से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, अरब सागर के किनारे पर एक शहर है वहां, क्योंकि नमक बनाने के लिए तो समुद्र पर जाना पड़ेगा ना। नमक बोल गांधी जी का हम जाके बनाएंगे नमक, करो आप जो करना है वो। तो ये देखो, और खूब सारे अनुयायी 78 से बढ़ते चले गए। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 241 मील लंबी ये यात्रा देखो, ये चल रही है यात्रा, ये खूब सारे इसके साथ अनुयायी हैं, ठीक है। 6 अप्रैल को गांधी जी ने, 6 अप्रैल को पहुंचे ये,
6 अप्रैल 1930 को तब तक 78 से चले थे और गांधी जी ने हजारों लोगों के साथ दांडी पहुंचकर समुद्र किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी, 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंच गए? दांडी पहुंच गए। 241 मील लंबी यात्रा थी। कितने दिन लगे हैं देख लो। 12 को शुरू किए, 24 दिन लगभग हो गए, है ना। तो समुद्र के किनारे पहुंचकर दांडी यात्रा है ना, दांडी में नमक तोड़ा। ये नमक का उत्पादन, ये लो, ये नमक बनाते हुए मुट्ठी भर उठाया नमक, बनेडा ही होता है वहां पे, तो बना हुआ ही होता है, मतलब इस पे समुद्र पे तो उठाया और एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से कभी मैंने तोड़ दिए, देखो मैंने आपका नमक नहीं बनाने का जो आदेश है वो नहीं माना है, नमक पे जो टैक्स आपने लगाए वो तोड़ दिए। कब की बात है ये? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930, ठीक है। दांडी का है अरब सागर के पास। तब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने हजारों लोगों के साथ दांडी पहुंचकर नमक उत्पादन कानून तोड़ा, ठीक है। अब ये दांडी यात्रा है ना, इस यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। कि दांडी यात्रा कब हुई थी शुरू? कब हुई थी दांडी यात्रा शुरू? 1930, 12 मार्च 1930। तो वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को पुनः एक बार गिरफ्तार कर लिया गया, फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया 1930 से, मई 1930 से जनवरी 1931 तक जेल में रहे, फिर से जेल में रहे। अब गांधी जी बहुत बार जेल गए हैं, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। तो देखो, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और ये रहा दांडी आंदोलन, दांडी यात्रा जिसमें सविनय आंदोलन। उसके बाद है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। ये वेरी इंपॉर्टेंट घटना है। गांधी इरविन कौन थे? लॉर्ड इरविन। ये भारत के वायसरॉय थे, और वायसरॉय आपको पता है उस समय प्रधानमंत्री के जितनी ताकत रखता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि वही था, ब्रिटेन से भेजा हुआ। तो गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी व तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन यानी तब के, उस समय के, तब के वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें ब्रिटिश, गांधी जी ने कुछ मांगे रखी थी। पूरा इंपॉर्टेंट ये घटनाक्रम है, पढ़िएगा अलग से, यहां नहीं बताएंगे, यहां सिर्फ इतना ही बताएंगे कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के मध्य समझौता हुआ, और गांधी जी की कुछ मांगे उन्होंने मान ली, कुछ मांगे मान ली, पर नहीं, कुछ मांगे नहीं मानी। और तब गांधी जी ने, जो सविनय आंदोलन चल रहा था, भाई कुछ मांगे मान ली, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, रोक दिया। कुछ मांगे मानी, वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, एक मांग नहीं मानी। हालांकि इतिहास में आज गरियाया जाता है उनको। देखो, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह उस समय जेल में थे, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। तो गांधी जी ने ये मांग रखी थी कि आप उनको रिहा करें, क्रांतिकारियों को। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे वो, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह जिनमें, पर नहीं मानी ब्रिटिश सरकार ने, और लॉर्ड इरविन ने नहीं मानी। भगत सिंह की अपनी कहानी है। तो उसको लेकर आज भी गांधी की आलोचना होती है, उस समय भी हुई थी। ये लो, ये गांधी इरविन पैक्ट से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, लंदन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है। गोलमेज सम्मेलन में भाग, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों और स्वराज की मांग को लेकर, भाई भारत में संवैधानिक सुधार करो, संविधान वगैरह बनाओ, नियम कानून ठीक बनाओ, स्वराज लाओ, उसको लेकर, तथा भारत में चल रहे आंदोलनों को संतुष्ट, ब्रिटिश सरकार ये भी तो चाहती थी ना, वो आजाद करना थोड़ी चाहते थे, आंदोलन जो है वो चल रहे थे, तो उनको कुछ संतुष्ट करें। तो 1930 से 1932 के दौरान, 1930 से 1932 के दौरान लंदन में, लंदन कहाँ है भाई? ब्रिटेन की राजधानी है। लंदन में जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे।
तीन में से, अब तीनों का अलग इतिहास है, पर हम चूंकि गांधी जी पढ़ रहे हैं तो मैं गांधी जी के बारे में बता दूं कि गांधी ने कांग्रेस की तरफ से एकमात्र दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन, सीधा पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था गोलमेज में? दूसरे। गोलमेज क्या है भाई? गोलमेज पर सम्मेलन है, एक गोलमेज है जिसके चारों ओर लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तो वो गोलमेज सम्मेलन हो गया। ये लो, ये गोलमेज है और ये बैठे हैं लोग, तो ये हो गया गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कुल 3 हुए थे लंदन के अंदर। फिर देखो, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे, उच्चतम पढ़े लिखे और संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, संविधान का निर्माता कहा जाता है इन्होंने, संविधान के पिता कह सकते हैं अपन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान तो बाद में बना, लेकिन ये समझौता बहुत पहले हुआ, ये गांधी जी हो गए, इनके बीच समझौता हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ी घटना है, पर आपको मैं यहां यही बताऊंगा कि एक समझौता हुआ था, क्यों हुआ था, मुद्दा क्या था, ये पूरी क्लास चाहिए उसके लिए, है ना। पूना पैक्ट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932। ठीक है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य दलितों के लिए पूर्व में लागू किए गए पृथक निर्वाचन के संबंध में, तो ये आपको नहीं बताएंगे अभी पृथक निर्वाचन क्या था, क्योंकि अपन को सिर्फ गांधी की सीधी सीधी यात्रा जाननी है। तो पृथक निर्वाचन को लेकर ये हुआ था, ठीक है, पूर्व में लागू किए गए संबंध में एक समझौता हुआ, इसको कहते हैं पूना पैक्ट। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट पर ये न्यूज दी थी किसने? द बॉम्बे क्रॉनिकल ने ये न्यूज छपी थी। आई एम ग्रेटफुल टू महात्मा, ही केम टू माई रेस्क्यू, कि मैं महात्मा का आभारी हूं, वो मुझे बचाने आए। डॉक्टर कंपेशन ने स्वीकारा। ये मैंने इसलिए लगाया कि लोग दिखाते हैं कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद था और अंबेडकर जो है वो इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, ये लिखा है इन्होंने। ठीक है। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 11 अक्टूबर 1940 को, ये घटना भी याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 11 अक्टूबर 1940 को। क्यों हुआ था? द्वितीय वर्ल्ड वॉर वो जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें भारत को बिना पूछे ही शामिल कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो भारत को शामिल करने के विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि कई लोगों ने गिरफ्तारियां दी, पर प्राय 3 लोगों का ज्यादा पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू एक लोगों उसने किया संघर्ष, सत्याग्रह, तो इसलिए इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त सहित अनेक लोगों ने गिरफ्तारियां की। तो ये पूछा जाता है कौन कौन, मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के वो थे प्रणेता। ठीक है। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 11 अक्टूबर 1940 को, ये लो, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की एक तस्वीर है, इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो, ये व्यक्तिगत से, ये गांधी वो हो गए, ये ब्रह्मदत्त वगैरह, ये विनोबा भावे और नेहरू जी और ब्रह्मदत्त। ठीक है, 3 आए थे ना व्यक्तिगत संग्राम, 11 अक्टूबर 1940। सबसे इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था 8 अगस्त 1942। करो या मरो का नारा, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करो या मरो का नारा देकर, ठीक है, ये गांधी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन कहा जाता है। करो या मरो का नारा देकर बंबई से प्रस्ताव लेकर 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त को प्रस्ताव लिया गया, 9 अगस्त से शुरुआत हुई, और कहां से हुई? बंबई से। कहां से हुई है? बंबई, तत्कालीन बंबई। ये क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। तो इस आंदोलन को कहते हैं अगस्त क्रांति, इस अगस्त आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगस्त क्रांति। ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। वैसे इसका स्वतः स्फूर्त से मतलब इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, खुद ही लोग जुड़ते गए, कोई विशेष रूप से ज्यादा नेतृत्वकर्ता नहीं माना जाता, तो इसको स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये लो जी, भारत छोड़ो आंदोलन की से जुड़ी हुई एक जबरदस्त तस्वीर, गांधी जी और ये देश की बालू से भी मैं एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ये लो, ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बात है, देखो। ठीक है, ये लो, ये लो, ये भारत छोड़ो आंदोलन से आम जनता, देश भर की जनता जुड़ी,
1942 9 अगस्त 1942 मुंबई से शुरू हुआ। ये कुछ तस्वीरें, अगस्त क्रांति कहते हैं इसे। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। किस आंदोलन को कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बड़े बड़े घटनाएं थी। अब अन्य विविध तथ्य, छोटी छोटी बातें जो गांधी जी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा, और न सिर्फ हमारे देश का, एक गीत जो उन्होंने लिखा था अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। 2 देशों के राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ये लो, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्भुत व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की एक साथ तस्वीर है। हालांकि उनके बीच में मतभेद हुए थे, पर फिर भी देखो, दिल देखिए सुभाष बोस का, कि इन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ये फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और ये लो, गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम है भाई? सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग। गांधी जी ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, बहुत बार पूछा जाता है। एक तो है हिंद स्वराज। ये किताब किसने लिखी? गांधी जी ने, 1909 में। मेरे सपनों का भारत, ये भी गांधी जी की एक किताब है। कुछ अखबार उन्होंने चलाए, अखबार संपादित किए। हरिजन एक अखबार था, यंग इंडिया एक अखबार था, नवजीवन एक अखबार था, और इंडियन ओपिनियन भी एक अखबार था। ये अखबार पूछे जाते हैं, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन शब्द वो दलितों के लिए इस्तेमाल करते थे। छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत बड़े प्रयास किए थे। छुआछूत उस समय चरम पर था, पिछड़ापन देश में ज्यादा था, तो छुआछूत को मिटाने के प्रयास भी उन्होंने किए थे। इसलिए हरिजन, हरि के जन, ईश्वर के जन कहा था। आज देखो हरिजन शब्द पे आपत्ति करते हैं लोग। देश की स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी ने, देखो सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा व्यक्ति, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इतना बड़ा रोल, किसी की कोई ये सामने नहीं हो कि वो मना कर दे, पर गांधी ने भारत सरकार में कोई पद जो है उन्होंने नहीं लिया आजादी के बाद। यहां तक कि गांधी संविधान सभा में भी नहीं थे, संविधान सभा में भी वो नहीं थे। और स्वतंत्रता के पश्चात वो चाहते तो इस देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, पर कोई पद उन्होंने नहीं लिया। और संविधान सभा जो बनी थी, जिसमें इतने लोग थे, उसमें भी वो शामिल नहीं थे। स्वतंत्रता के समय भारत विभाजन की वजह से देखो देश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हम इतिहास में पढ़ते हैं, जब भारत का 2 देशों में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और भारत के रूप में, तो सांप्रदायिक दंगे, विश्व के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में से देश चपेट में आ गया था। लेकिन उस वैसी स्थिति में गांधी ने बंगाल में दंगा पीड़ित स्थानों पर जाकर दंगे रुकवाने का प्रयास किया। वो बहुत उनका रोल था। नोआखली नामक एक जगह है बंगाल में, जो वहां पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हुआ। और निधन कैसे हुआ ये सब जानते हैं। ठीक है। क्यों हुआ? देखो, महात्मा गांधी विभाजन के कतई पक्ष में नहीं थे। विभाजन मतलब देश के बंटवारे के, देश को टुकड़े करने के, भारत और पाकिस्तान बनाने के पक्ष में वो नहीं थे। उनका तो एक स्टेटमेंट ये भी है, उन्होंने एक जगह ये कहा है कि अगर देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा। देश का बंटवारा। और देखिए विडंबना कि विभाजन के चलते ही उनकी हत्या की गई। तो विडंबना देखिए, विडंबना की बात ये कि उनकी ये बात सच्ची ही साबित हुई। और 30 जनवरी 1948 की शाम को बिड़ला भवन नई दिल्ली में, जब गांधी जी शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी। ठीक है। ये वे लोग जो थे वो गांधी जी के विचारों के समर्थक नहीं थे और उनसे नाराज थे। तो 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी। ये देखो, ये अखबार की खबर है, महात्मा गांधी, ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। द स्टेट्समैन अखबार है, 31 जनवरी का अखबार है, क्योंकि अगले दिन आएगा अखबार महात्मा शॉट डेड, महात्मा मारे गए, महात्मा की गोली मारकर हत्या। महात्मा हिंदू सेड टू बी एक्सीलेंट, है ना, एक हिंदू जो है वो व्यक्ति है। गांधी जी इज बॉडी टू बी क्रेमेटेड टुडे, आज अंतिम संस्कार होगा। ये 31 जनवरी की खबर है।
कैलकाटाज डीप सोरो, कैलकाता में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पब्लिक एक्टिविटीज सस्पेंडेड, ये खबरें आई थी। एक और खबर मैंने डाली है, महात्मा गांधी शॉट डेड, ये लो, महात्मा डाइड ऑन जनवरी 30, 1940, महात्मा बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869। ये हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की खबर है, तो अखबार की खबर डाली है ये। तो खैर ये था लॉन्ग लिव महात्मा, इसने लिखा था, महात्मा अमर रहे, महात्मा अमर रहे, लॉन्ग लिव महात्मा। तो व्यक्तित्व के कुछ पहलू क्या है, गांधी जी स्वच्छता पर बहुत बल देते थे, ग्राम स्वराज, ग्राम, ये जो पंचायती राज हम देखते हैं ये गांधी जी के सपनों की देन है, हस्तशिल्प यानी हाथ से काम करने, चरखा वगैरह, खादी, चरखा और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग, स्वावलंबन, स्वावलंबन होता है अपना काम खुद करें, हर काम कोई छोटा नहीं होता, और समय की पाबंदी रखें, समय का ध्यान रखें, शराब निषेध, पशुधन को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते थे। ये सभी चीजें हमने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल की है हमारे देश में। इन सब चीजों पर गांधी जी ने जीवन भर कार्य किया। तो ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं और ये मैंने संकलित करके आपके प्रस्तुत रखने की कोशिश की है। इनको आप एक बार दो बार देखिएगा, साथ में नोट भी करिएगा और क्लास के तथ्य कैसे लगे ये मुझे बताइएगा। तो ये सभी तथ्य मैंने मानक पुस्तकों से और वेबसाइट से लिए हैं, और हो सकता है कोई टाइपिंग संबंधी या बताते समय कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाना संभव है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। और समस्त जो तस्वीरें आपको दिखाई वो इंटरनेट से ली है सभी, और इंटरनेट पर जिस जिस व्यक्ति ने डाली हुई है उसका मैं आभार व्यक्त कर दूं। और ये पीडीएफ फाइल जो आपके लिए बनाई है इसका कोई उद्देश्य नहीं है, और ये आपके सिर्फ जागरूकता के लिए है। तो महात्मा गांधी को लेकर ये आपकी जो क्लास थी मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आप इस क्लास से जुड़िए, और आपने ये देखा इसके लिए आपका थैंक यू है। और अगर इस पीडीएफ ये किसी को चाहिए, ये पीडीएफ अगर फाइल अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसको आपके तक भेज दूंगा। ये हालांकि लंबी पीडीएफ है क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से बनाई गई है, मतलब आपको बोर्ड पर पढ़ाने के लिए बनाई गई है, तो ये लंबी पीडीएफ जरूर है, पर वैसे देखा जाए तो ये लंबी पीडीएफ नहीं है, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है क्योंकि ये बड़ी फॉन्ट में बड़े लिए गए हैं उसमें, और इसमें जो है वो पिक्चर वगैरह डालने से भी ये तस्वीर बड़ी हो गई है। तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर हम चलने की प्रयास करें, वो राष्ट्रपिता है, और सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर हम चलें। महात्मा गांधी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और आप इस क्लास से जुड़िएगा।